हाय एवरीवन। तो ये जो है क्लास 10th के हिस्ट्री का जो है 10th पार्ट है, लेकिन टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस का ये पार्ट 2 है। और मेरे पास जो कैपिटल बुक है, तो कैपिटल बुक का 64 नंबर पेज से इन सच अ सिचुएशन से स्टार्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरा बाल कट गया है, कैसा लग रहा है? तो हम स्टार्ट करते हैं। इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन there were two factors that shaped Indian politics towards the late 1920. इन सच सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट, जैसे कि जो उस टाइम जो कांग्रेस पार्टी थी, उस कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अंदर बहुत सारा डिबेट चला। तो लोग आपसे बहस कर रहे थे कि ये चीज़ सही है तो ये चीज़ गलत है। उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा टेंशन, ये क्या होता है? डिसेंशन मतलब कला होता है, टेंशन होता है, डिसेंशन मतलब कला होता है। देयर वर टू, दो चीज़ था उस टाइम, दो ऐसा फैक्टर्स, कुछ दो ऐसा था जो इंडियन पॉलिटिक्स जो था, मतलब भारतीय राजनीति जो था, उसको एक नया रूप दे रहा था, नया आकार, नया आकृति। मतलब जो पहले से जो इंडियन पॉलिटिक्स जो था, भारतीय राजनीति जो पहले से जो था, उसको हटा के एक नया तरीका दे रहा था। द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो सबसे पहले दो फैक्टर यहाँ पे बता रहे हैं कि दो फैक्टर जो है, शायद पीछे से आवाज़ भी आ रहा है। तो दो फैक्टर जो था, एक जो था कि सबसे पहले द फर्स्ट वाज इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। जो पहला जो ये था कि दुनिया भर में जो आर्थिक व्यवस्था था वो गड़बड़ा रहा था, वो डाउनफॉल की ओर जा रहा था, वो नीचे की ओर जा रहा था। एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। तो ये जो दाम था, ये खेती का जो, मतलब खेत का जो नहीं उपजता है, गेहूँ, चावल, ये सब का जो स्पाइसेस, मसाले का जो दाम था, तो धीरे धीरे वो 1926 से वो चीज़ घटने लगा। तब उसका दाम बहुत ही ज़्यादा ढलने लगा, ख़त्म होने लगा। और फिर 1930 के बाद वो चीज़ पूरा ही ख़त्म हो गया। मतलब वर्ल्ड मार्केट में जो, मतलब कि ये क्या उस टाइम था, पहले अभी भी है ये चीज़, लेकिन उस टाइम जो इंडियन स्पाइसेस जो था, इंडियन मसाला था, गेहूँ, चावल, कुछ भी उस टाइप का वर्ल्ड में डिमांड, वर्ल्ड मार्केट में, मतलब ये क्या उसको बोलते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में इस मतलब देश विदेशी जो लोग थे, उनको हम लोगों का मसाला, चावल उवल बहुत ज़्यादा पसंद था, उसका डिमांड था, उसका दाम भी बड़ा अच्छा लोग पे करते थे। लेकिन 1926 के बाद क्या होता है, आपसी जो मतभेद हो रहा था, उस दो चीज़ जो पहले जो बता रहे कि दो चीज़ उसको अफेक्ट कर रहा था, तो उस दो चीज़ में सबसे पहले आ जाता है ये एग्रीकल्चर फॉल। मतलब कि उसमें जो क्या था कि जो दाम था, जो हम लोग जो बेच रहे थे उस टाइम, उसका दाम बहुत ही ज़्यादा घटने लगता है। 1926 से घटता है उसका दाम, 1930 तक को पूरा वो चीज़ का मार्केट ही ख़त्म हो जाता है। इंडियन एग्रीकल्चर का जो मार्केट था इंटरनेशनल मार्केट में, वो चीज़ ख़त्म हो जाता है। As the demand for agriculture goods fell and exports declined, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. तो जैसा कि ऊपर बताया गया था, ये एग्रीकल्चर गुड्स मतलब क्या, जो खेती से जो गुड्स, मतलब दो चीज़ हो जाता है, एक चीज़ सामान हो जाता है और एक चीज़ होता है अच्छा। तो खेती से जो सामान प्रोड्यूस हुआ था, जैसे कि उसका जो डिमांड था ना इंटरनेशनल मार्केट में, उसका जो डिमांड था वो एकदम ख़त्म होते जा रहा था। उसका डिमांड ही नहीं था इंटरनेशनल मार्केट में। हमारे जो एग्रीकल्चर गुड्स था, जैसे कि हम लोग जो उत्पादन करते थे, जो हम लोग प्रोड्यूस करते थे, उसका जो डिमांड था, जो एग्रीकल्चर गुड्स का जो डिमांड था, वो इंटरनेशनल मार्केट में एकदम ही ख़त्म होते जा रहा था। उसके ख़त्म होने से क्या होता है, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड। उसके ख़त्म होने से क्या होता है कि जो उसका जो बिक्री है, जैसे कि पीजेंट्स लोग अपना सामान विदेशियों को बेचते थे, बाहरी लोगों को बेचते थे, उनका तो वो सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाता है, और वो एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो जाता है, उसका सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म होता है। और सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म होने से क्या होता है, उन लोगों को ऐसा महसूस होने लगता है कि हम लोग जिएंगे कैसे, हम लोग को जो कर्ज पेड करना, कि हम लोग कर्ज कैसे पेड करेंगे। बाई 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। तो अब 1930 से क्या हो जाता है कि जो लोग थे, जो कंट्री साइड, मतलब क्या होता है कि ये गांव के जो लोग हो जाते हैं ना, उन लोग को, उस जगह को हम लोग कंट्री साइड करते हैं। तो
उस जगह पे पीजेंट्स किसानों लोगों को एकदम उन लोगों की ज़िंदगी में उथल पुथल मच गया था। जाहिर सी बात है, जिस चीज़ मतलब जिस काम से हम लोगों का खाना पीना चलता है, अगर वही काम हट जाए तो हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। वही चीज़ उन लोगों को उस टाइम फेस हो रहा था, वो लोग वो चीज़ फेस करते हैं। अब ये कोरोना काल में, लॉकडाउन में जिसका जॉब गया होगा उसको ये चीज़ रिलेट कर सकता है, वो बच्चा चाहे उसके पेरेंट्स रिलेट कर सकते हैं। न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन constituted a statutory commission under Sir John Simon. तो ब्रिटेन में जो टॉरी गवर्नमेंट है, मतलब ब्रिटिश का जो कंजर्वेटिव पार्टी को जो लोग सपोर्ट करते थे, जो गवर्नमेंट, जो सरकार जो कंजर्वेटिव पार्टी को जो सपोर्ट करती थी, उस पार्टी को हम लोग टॉरी गवर्नमेंट कहते हैं। तो सर जॉन सिमोन के अंदर एक नया संविधान बनता है ब्रिटेन में। द कमीशन वॉज सेट अप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। द कमीशन was to look into the functioning of the constitutional system and suggest changes. तो आखिर कमीशन वॉज सेटअप इन रिस्पॉन्स, आखिर वो जो कमीशन बनता है वो स्टैट्यूटरी मतलब होता है रिक्वायर्ड। मतलब यहाँ तो मूवमेंट चल रहा था, यहाँ तो इंडिया में तो मूवमेंट चल रहा था ना, तो इसका जो मेन सोर्स था ब्रिटेन था। तो उस तत्काल मतलब एट द मोमेंट जो ज़रूरत था, उस मोमेंट को एट द मोमेंट जो कमीशन बना, उस कमीशन को हम लोग स्टैट्यूटरी कमीशन बोल रहे हैं यहाँ पे। सेटअप इन रिस्पॉन्स, ये जो मीटिंग बैठता है, ये जो कमीशन बनता है, वो इंडिया में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, उस नेशनलिस्ट मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, संभालने के लिए ये कमीशन बनता है। द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। तो जैसे कि इंडिया के लिए ये बनता है कमीशन, तो ये जो कमीशन क्या करता है, इंडिया में आखिर क्या बदलाव होना चाहिए, किस चीज़ का ज़रूरत है, उस चीज़ को देखने के लिए ये चीज़ बनता है, और कुछ बदलाव भी सजेस्ट करने के लिए। द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, ऑल द मेंबर्स वर ब्रिटिश। तो ये जो कमीशन जो बनता है, इसमें कोई भी भारतीय इंसान नहीं होता, इंडियंस नहीं होते, सारे ब्रिटिश लोग ही इस कमीशन में शामिल होते हैं। द सिमोन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। तो ये जो कमीशन बनता है, सर जॉन सिमोन के अंडर जो कमीशन बनता है, ये जो कमीशन है पहले तो वहाँ बन गया, ब्रिटेन में एक बार वो बन गया है। अब वो 1928 में यहाँ इंडिया वापस आता है, मतलब इंडिया वापस नहीं, इंडिया आता है। ऑन अराइवल इट वॉज ग्रेटेड विद नेशन वाइड प्रोटेस्ट, मतलब कि जैसे ये कमीशन इंडिया आता है तो उसको उन लोग के आने पे पूरा देश भर के, पूरा भारतीय मतलब इंडियन स्तर पे लोग उस चीज़ का विरोध करते हैं। द प्रोटेस्टर्स एवरीवेयर शाउटेड द स्लोगन गो बैक सिमोन। तो जो विरोधी जो थे, हर एक जगह एक नारा लगाते हैं, गो बैक सिमोन, मतलब तुम लोग मेरे देश छोड़ के बाहर जाओ। All the parties including the Congress and Muslim League participated in the demonstration। तो ये जो विरोध जो चल रहा था, इसमें हिंदू मुस्लिम सारे पार्टीज मिल करके इसका प्रदर्शन करते हैं। The Viceroy Lord Irwin, in an effort to win them over, announced in October 1920 a wedge offer dominant status for India and a specified under round table call to discuss future constitution। तो जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, तो ये जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, ये इस चीज़ पे जीत पाना चाहते थे, तो इसलिए वो क्या करते हैं 1929 के अक्टूबर महीने में ए वैक्स स्पष्ट ऑफर ऑफ राज्य स्टेटस फॉर इंडिया इन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो डिस्कस करते हैं कि आगे का संविधान आखिर कैसा होना चाहिए। द कांग्रेस लीडर्स वेर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस अनाउंसमेंट। तो कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो इस अनाउंसमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, ना खुश थे। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। तो जो रेडिकल्स हो गए थे उसको नेतृत्व करते हैं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। बिकम मोर असर्टिव,
और धीरे धीरे वो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। द रिबलर्स एंड मॉडरेट्स हु हैड बीन प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। तो जो रिबलर्स लोग जो ख्याति था कि हम लोग शांति से बात करेंगे, ब्रिटिश को समझा बुझा कर अपना काम करेंगे, तो वो लोग एक संविधान देना चाहते थे कि ये मेरा संविधान है, इसी पे आप लोग मेरे काम करिए। तो वो लोग धीरे धीरे अपना जो प्रभाव था उसका खोने लगे थे। द 44th कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन लाहौर इन 1929। तो 1929 में लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस होता है, कांग्रेस का 44वां कॉन्फ्रेंस होता है। द कॉन्फ्रेंस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय द जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो कॉन्फ्रेंस था इसको लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। इट वाज इन दिस कॉन्फ्रेंस व्हेन द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस वाज इंडिया वाज फॉर्मलाइज। तो आखिर जो लोगों के अंदर जो मेंटालिटी आया कि हम लोग को कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, वो इसी कॉन्फ्रेंस में, इसी चीज़ में उन लोगों को कंप्लीट मतलब उन लोगों को समझ आ रहा है कि हम लोग को पूर्ण स्वराज चाहिए। It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day, when the people were to take a pledge to struggle for complete independence। तो उस टाइम ये चीज़ माना गया था, बोला गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन ये चीज़ हुआ नहीं। राइट से बात हम लोग को पता है। और फिर डे वे पीपल टेक, तो उसी दिन हम लोग शपथ, वहाँ के जो बात चल रहा था उसी दिन शपथ लिया जाएगा कि हम लोग पूर्ण स्वराज के लिए जान भी दे सकते हैं, बट मतलब कि हम लोग पूरा उसके लिए लड़ेंगे। बट द सेलिब्रेशन फेल टू अट्रैक्ट मच इंटेंशन। तो जो था वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाया, ज़्यादा लोग समझ नहीं पाए थे इस चीज़ को। So Mahatma Gandhi had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issues of the day। तो फिर महात्मा गांधी सोचे कि हम लोग कुछ और ठोस लाते हैं ताकि लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सके।